Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay बच्चे। सर जो कल की क्लास में हुआ था आज भी वही होगा? हाँ आज तो वही होगा बच्चे, सेम ही होगा आज तो। क्या हुआ, कुछ डाउट्स हैं? नो सर मैं वही पूछा था कि आज वही होगा तो लीव कर दूं। हाँ पर ना ये है कि हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, मतलब जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आपकी मर्जी है। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने कल की कर ली थी अटेंड तो आज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ओके सर। तो फिर 3:30 मैथ्स की भी है ना, कल वाली रिपीट? हाँ कल वाली रिपीट 3:30 मैथ्स की है। ओके ओके, लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था? एनीवन, लास्ट क्लास तक हमने कहां तक कंप्लीट किया था? मैंने कुछ ओम्स लॉ पढ़ने के लिए दिया था सबको, ओम्स लॉ। सर उसकी बाद वाली क्लास में फिर हमने आपने रेजिस्टेंस के बाद भी कर लिया। रेजिस्टेंस कर लिया था, ठीक है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अरे नहीं, वो तो आज रिपीट होना है ना, ये रिपीट क्लास है, वो आपने कल कर लिया होगा। आपने कल भी फिजिक्स की क्लास अटेंड करी थी 7:30। यस सर। हाँ तो वो वही क्लास आज रिपीटेड है, वही क्लास रिपीट होगी, ठीक है। तो सबसे तो शाम को होगी सर। आज की अब मैथ्स की होगी 3:30 बस, आज शाम को कोई नहीं होगी। आज 3:30 इसी की है, मतलब 3:30 इसी की है मैथ्स की, और 2:30 इसकी। आज इवनिंग में कोई क्लास नहीं है। ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक निकाल लूं। हमने वर्क डन तक कंप्लीट किया था ना? यस सर। वर्क डन तक। अच्छा, वर्क डन में वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन, सर काम हो गया। काम हो गया, ठीक है। तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि वहां तक तो समझ आ ही गया था, ठीक है। तो लेट मी कॉपी इट। ओके हाउ मच वर्क इज डन okay, how much work is done in moving a charge of 2 coulombs across 2 points having a potential difference of 12 volts? Okay, so let's begin with Aryan today. Okay, Aryan एक बार क्वेश्चन रीड करना, क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 V? पोटेंशियल डिफरेंस में लास्ट टाइम क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस सर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नहीं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब बताया मैंने? सर जब करंट फ्लो कर रहा होता है तब जब अगर बीच में रेजिस्टर लगाया जाए तो कितनी एनर्जी बीच में कंज्यूम होती है हाँ वो। तो डिफरेंस इन एनर्जीज ना, एनर्जी का डिफरेंस है ना वो बेसिकली। Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है बच्ची। तो हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे सर्किट तो डायग्राम आपको बनाना आता ही है। बल्ब हो गया, ठीक है, ये एमीटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने वोल्ट लगा दिए, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे की लगा दी, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो करंट की डायरेक्शन चेक कर लो, करंट की डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी को समझ आ रहा है? ठीक है। यस सर। एक बात बताऊं, जो मैं करा रहा हूँ, अगर कोई वो एनसीईआरटी के साथ साथ नहीं पढ़ रहा ना, तो मजा नहीं आएगा आपको चैप्टर में, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर जो एनसीईआरटी से रीडिंग नहीं कर रहा चैप्टर के साथ साथ, मैंने अभी तक ओम्स लॉ तक पढ़ने के लिए दिया है, और वो मैं उससे थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा आज, ठीक है। तो सपोज करो जो करंट है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो अपने वो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, कितने निकले इलेक्ट्रॉन्स? एनीवन, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले 2 कूलम्स में? अविरल, 2 कूलम्स में कितने? 6 into 10 की पावर 18। गुड, इतने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से निकले, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने हो गए?
12 into 10 की 12 पावर into 8, 10 power 18. ठीक है ना। जितने स्टार्स होते हैं, जैसे स्टार्स होते हैं ना 10 की पावर 22 स्टार्स होते हैं यूनिवर्स में, है ना, वैसी है ना कुछ, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकले, और वो अपनी अपनी एनर्जी भी कैरी कर रहे होंगे, अपनी एनर्जी कैरी कर रहे होंगे, जिसको हम किस फॉर्मूले से बताते थे, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q क्या है, Sir, 2. 2, वेरी नाइस। और कितना धक्का मिला उनको, धक्का मतलब वोल्टेज कितनी मिली उनको, 12. Sir, 12, 12. ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ होगा। तो मान लो मैंने A पॉइंट ये ले लिया, B पॉइंट ये ले लिया, तो मुझे क्या निकालना है, VA माइनस VB, है ना, Yes. VA माइनस VB निकालना ना, कितना पोटेंशियल उसमें था। अब कुछ हीट की फॉर्म में बाहर निकल गया होगा, कुछ हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में बाहर निकल गया होगा एनर्जी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा ऐसे, यहाँ पे, तो क्या होगा, वो अपने साथ एनर्जी कम कैरी करेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही आएंगे जितने गए थे, लेकिन उनकी एनर्जी जो वो कैरी करेंगे वो डिफरेंस होगा उसमें। लो, अब उनकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि कुछ तो एनर्जी उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दी, बल्ब. बल्ब को, ठीक है ना। अब उतनी एनर्जी से थोड़ी आ पाएंगे वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली आप V भी लिख सकते हो और इसकी जगह VA माइनस VB भी लिख सकते हो। तो आंसर कितना आ रहा है, VA माइनस VB कितना दिया हुआ है, 24. Sir, 12. 24 joules. 24 जूल्स, यानी इतनी एनर्जी या फिर इतना वर्क डन हुआ, इतना एनर्जी में चेंज हुआ। सो एनर्जी इज इक्वलेंट टू वर्क डन, व्हाई, बिकॉज एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वही एक्चुअली में क्या बन जाता है, वर्क डन। और डन एक तरह से परफेक्ट फॉर्म होती है, लास्ट होती है ना डू की, डन, काम खत्म हुआ, ठीक है। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे एक और बल्ब लगा देता, जो कि मैं आपको रेड से दिखा रहा हूं, यहां से ऐसे अगर मैं बल्ब लगा देता तो क्या होता, क्या है वो बल्ब उसी ग्लो से उसी टाइप का ग्लो होता जो जैसे पहले हो रहा था, थोड़ा कम होगा. No, sir, sir, थोड़ा एनर्जी कम कम हो होगा, जाएगी ना. एनर्जी और कम हो गई। तो हम यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर मैं C और D ले लूं तो। लेकिन हमने सिर्फ समझने के लिए इस क्वेश्चन को एक ही बल्ब लगाया, क्योंकि हम आगे जाके सीरीज वाला करेंगे ना जब, तब आपको समझ आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद जो ये सबने पढ़ लिया होगा, मैंने ओम्स लॉ तक कहा था पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ा मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको मजा नहीं आएगा चैप्टर में, ठीक है। अब मैं आता हूं ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ के लिए मैं ओपन करता हूं पीपीटी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो हम अब पीपीटी करते हैं। तो अविरल इसको रीड कर दो, जो लिखा हुआ आ रहा है, जो लिखा हुआ आ रहा है उसको रीड कर दो। Experiment to show that a charge increase in direction proportional to चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, current. हाँ, आई इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू Voltage with the resistance, same resistance. ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या किया, पहले थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इसमें। ओके, तो अविरल आगे रीड करते जाओ, जो जहां तक मैं बोल रहा हूं, ये येलो वाला। In 1827, a German physicist, George Simon Ohms, 1787 to 1854, found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. In other words, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, बस बहुत है। तो इससे हमें क्या समझ में आया
कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई पे, पर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा साथ में, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर की वजह से जो एटम्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, तो उसको फिक्स कर रखा है, क्योंकि तो फिर करंट में, करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हो सकता है कि भाई V प्रोपोर्शनल I के ना आए, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल आएगा। अब इस बात को समझते हैं, ठीक है। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो, अभी जो अविरल ने बोला था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो ये वोल्टेज दिख रही होगी, मैंने कितनी ले ली, अराउंड 0 to 12 वोल्ट। ठीक है। तो जो करंट है, ठीक है, मैंने सपोज इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, तो करंट की डायरेक्शन देखो समझ आ रही है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंबल है एम्पेयर का, कहीं इसको सर्किट का पार्ट समझ लो, समझाने के लिए बताया हुआ है। दिस इज नथिंग बट यूनिट ऑफ करंट। अच्छा, अब रेजिस्टेंस जो होती है उसको हम अभी समझेंगे, अभी मत देखना, ठीक है। तो मैंने ना वोल्ट्स और ओम्स का ग्राफ बनाया, वो सॉरी वोल्ट्स और एम्पेयर्स का, ठीक है। तो बीच वाली लाइन अभी कोई नहीं देखेगा। तो सपोज करो एमीटर रीडिंग, एमीटर और वोल्ट मीटर मैंने दिखा दिए थे पहले, याद है सबको, एमीटर और Yes, वोल्ट sir. मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर मैंने पहले दिखाए थे। तो सपोज करो मैंने ये वाला लिया चार्ट, एक 6 किस पे है, यहाँ पे दिख रहा है, मैं उसको ब्लैक से पॉइंट करूंगा, 6 दिख रहा है, Yes, sir. 6 पे कितना है एम्पेयर, सर हाफ 3। ठीक है। ओके, नाउ ऐसे ही मुझे बताओ 8 पे कितना है, 8 पे जब उसने वोल्ट एमीटर और वोल्ट मीटर की 4 रीडिंग है, 8 पे 4 है, तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया 8 - 6 और ये कितना हो गया 4 - 3. 4 - 3। नाउ V इज इक्वल टू IR, तो V मैंने x एक्सिस पे ले रखा है, V मैंने किस पे ले रखा है, x एक्सिस पे, तो वो कितना हो गया, कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है, Yes, sir. और वो कितना आ रहा है करंट, R. सर 1 1. 1। तो कितना और चाहिए होगा कि 2 के बराबर हो जाए, 1 2. सर 2 2 ठीक है। तो ये 1 नीचे आ गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो आप, मतलब कहीं पर भी ट्राइंगल बना लो, सब जगह जो ग्राफ की स्लोप है, ग्राफ की स्लोप ऑफ द ग्राफ हमेशा क्या आएगी 2 ohms। अब इस ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते थे कि भाई पहले वोल्टेज ले ली मैंने, कहां पे, यहाँ पे 0 2 4 6 वोल्ट यहाँ पे ले लिया वोल्ट, ठीक है ना, और एम्पेयर मैंने यहां ले लिया, मतलब 1 2 3, तब भी यही ग्राफ बनता। बस फर्क क्या होता, 8 यहाँ पे 8 - 6 यहाँ आ जाता और 4 - 3 यहाँ, समझ आ रहा है, Yes, sir. आंसर तब भी 2 ही आना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब आपको, अगर आपको समझ में आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि V/I जो है वो क्या हो गया, V/I, ठीक है। तो इस बात को और अच्छे से समझते हैं। तो वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है, याद है, यहाँ पे अगर मैं बल्ब लगा दूं तो, ठीक है। यस अब यहाँ पे जो A से लेकर B तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, करंट, और एनर्जी का डिफरेंस क्या है, वोल्टेज वोल्ट। तो वो तो ओम्स ने क्या कहा था, वोल्ट किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के ठीक है, लेकिन ऑन विच कंडीशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, वो ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स दबे हुए ना, जैसे मान लो
अब वो होता है, क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, उसमें एक धक्का मुक्की होती रहती है ना चलते हुए, क्राउडेड में आपको एक दूसरे का हाथ पैर टच हो जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी फेस करते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कोलिजन्स जो होंगी वो ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक जगह मूव होना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से सीधा सीधा चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा वो अपने प्लस की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में क्या आ गई कहीं से, हीट। तो उसने अपना पाथ जो है, हीट आने की वजह से अपना पाथ चेंज करे, रैंडमली मूव होने लग गया, रैंडमली। तो वो रेजिस्टेंस का साइन समझ आया, रेजिस्टेंस का साइन, Yes, sir. रैंडमली मूव हो गया, रैंडमली कहीं पर भी चला गया, इसलिए अच्छा खासा जो फ्लो था वो टूट गया। वो अच्छा खासा जो फ्लो चल रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, वो ब्रेक हो गया। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। Resistance. रेजिस्टेंस क्या होता है, अ क्वांटिटी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप रेजिस्टेंस किसी भी चीज को बोल सकते हो। सपोज वायर बीच में से दबी हुई है, मतलब वायर जो होती है कॉपर वायर, सपोज कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, तो जैसे स्पीड ब्रेकर हो गया। स्पीड ब्रेकर हो गया, ठीक है। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए वाला पॉइंट जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वहां से, और बी में जब वो गए तो वो उनको कम जगह से निकलना पड़ा, है ना। Yes, sir. तो ये जो वायर होगी, ये जो वायर होगी, इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, उसकी जगह हमने ये बना दिया। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। समझने के लिए सिर्फ है ये, ठीक है। यस हृदय। सर मेरी एक्चुअली अभी एक स्कूल की वैसे क्लास चल रही थी, तो सर मैंने पहले अच्छा की ठीक है, अटेंड बस मैंने ना, बस आपको ओम्स लॉ के बारे में पता है हृदय, थोड़ा बहुत, यस सर। बस सर वो आज एक बार वही देख लो। रिवाइज किया था स्कूल में। अच्छा ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I है, तो जब हमने ग्राफ बनाया इसका, तो V अपॉन I की जो वैल्यू आई वो RI लग गई। R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मैंने मतलब बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अब आपस में कोलाइड कर रहे हैं या एटम्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को मैं समझा ही रहा था, बस अभी आपने ज्वाइन किया, अब देखो अच्छे से, ठीक है। ओके सर। अब जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा कल ना मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर इन सब में फर्क क्या है। देखो मैं लिखता हूं, आप सब मुझे बताना। इन सब में फर्क क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में, एनीवन? सर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं, मतलब अलग तरीके से अलग हो रहे हैं। बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, तो दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर कर पर्टिकुलर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं जा तो नहीं रहा ना, उसी शेल में है ना। यस सर। अच्छा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, सर एक एटम से दूसरे एटम में जा रहे हैं और एक दोनों एटम को से आयन दूसरे, बना रहे हैं। ऐसी लूजिंग भी होता है। यस सर। यस सर। तो कल कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, मतलब जो दूसरी वाली क्लास थी, कि मान लो यहाँ पे एक वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फ्री भी हैं क्योंकि ये कंडक्टर है, ठीक है। तो जैसे ही इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, यहाँ पे धक्का लगा इनको, मान लो पुश मिला एक, तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव होके कहाँ पहुंच गया, सेकंड वाले पे, सेकंड वाले एटम पे, Yes, sir. दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है इन चारों में से ये, इन चारों में से ये क्या है, इन चारों में से ये क्या है, फ्लोइंग। हाँ गुड। वाई नॉट शेयरिंग, वाई नॉट शेयरिंग? तो वो पहले तो शेयरिंग हो नहीं सकता क्योंकि वो एक शेल से दूसरे शेल मतलब दूसरे एटम पे जा रहा है। अच्छा क्योंकि ये सारे कॉपर की एटम्स हैं, तो शेयर करके कर भी क्या लेंगे, कॉपर की तो है वो सारे एटम्स, यस। ठीक है ना। अच्छा गेनिंग क्यों नहीं है, गेनिंग क्यों नहीं है, एनीवन?
गेनिंग क्यों नहीं है ये? सर वही हो गया ना कि अब ये कॉपर का ये तो ये गेन करके क्या ही कर लेगा Yes. सर, आयन बन जाएगा, लेकिन बाद में तो इसका टूट मतलब ये जाएगा। तीनों वर्ड्स किसमें चले गए? ये तीनों वर्ड्स किसमें चले गए? किसमें चले गए? ठीक है, केमिस्ट्री। क्योंकि उसमें नॉन मेटल का रोल आ जाता है, उसमें नॉन मेटल का भी रोल आ जाता है। पर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट एटम, अपने ही एटम्स का एक शेल से दूसरे शेल में जाना, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, क्योंकि हर प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में बैठा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अगर बाय चांस से छूट गया तो दूसरा एटम उसको खींच रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या फील होती है, एक्सपीरियंस क्या करते हैं वो, एक क्या फील करते हैं? देखो क्या लिखा मैंने, रिटार्डेड। रिटार्डेशन क्यों फील करी? कि भाई पीछे से धक्का मिला उनको, है ना, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बैटरी की वजह से उनको धक्का मिला, लेकिन फिर उनको फिर किसने खींच लिया? दूसरा प्रोटॉन के मतलब उसने एटम के न्यूक्लियस ने, कि भाई कहां जा रहा है, रुक जा, है ना। तो ऐसी करते करते अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता रहूं, ठीक है, वोल्टेज अगर मैं बढ़ाता रहूं, तो ओम्स ने भी यही करा कि वोल्टेज बढ़ाता गया तो क्या बढ़ता गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो लेट्स सी, कार्तिक जैन, कार्तिक जैन को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा उसको, लगता है वो बोल ही नहीं रहा। व्योम, एम आई ऑडिबल टू यू? व्योम, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सर 1 वोल्ट। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q था ना, याद है? ठीक है, तो 1 वोल्ट 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है, ठीक है। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं? ओम्स लॉ, ठीक है। तो जब मैं 1 वोल्ट को बढ़ाते 12 वोल्ट पे पहुंचा व्योम, तो हुआ क्या है? सारी पिक्चर्स को देख के एनालाइज करके मुझे बताओ, हुआ क्या है? हुआ क्या है? Anyone else would like to explain? Yes, Sir, Hriday? kinetic. हाँ, हैंड रेस करके बच्चे, जो बोलना चाहता है वो हैंड रेस करके बताओ। हृदय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर तो हमको दे रखा है कि बल्ब एक ही है, एंड सर हम उससे वेरी कर रहे हैं वोल्टेज, सर 1 से शुरू करके 12 तक जा रहे हैं। एंड सर क्योंकि बल्ब अगर हमारा एक ही ले रखा है हमने, तो बल्ब की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, सर हम उसको आर ले गुड लेते हैं। एंड गुड, सर जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ कांस्टेंट है, रहेगी, गुड। एंड सर हाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। सर क्योंकि हाँ, हमारी वोल्टेज बढ़ रही है तो सर इसलिए करंट भी बढ़ रहा है, एंड सर करंट बढ़ने के कारण उसके ऊपर एंड सर वोल्टेज बढ़ भी रही है तो उससे धक्का भी ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, यस जिसकी यस वजह से यस, उनकी वेरी नाइस, मूवमेंट ज्यादा हो रही है। एंड मूवमेंट सर ज्यादा हो गई, मूवमेंट ज्यादा हो इसके गई, अंदर गुड। का जो एलिमेंट है, जो सर वैसे तो टंगस्टन होगा, सर हाँ, वो ग्लो कर रहा है सर उसकी वजह से। अच्छा, तो मतलब टेम्परेचर की वजह से, सॉरी, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, ये बात सही है या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I है ना। अब सिर्फ इन दोनों के कंटेक्स्ट में कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सिर्फ V और I के कंटेक्स्ट में, V बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है। हाँ हृदय बोलो। सर मतलब हम आई को आगे बता सकते हैं, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो हाँ सर हाँ हाँ, उससे वेरी नाइस, बिल्कुल सर सही। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर बढ़ेगा तो मतलब कम टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब हाँ, चार्ज कम ज्यादा टाइम में जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम जा रहे टाइम, हैं, ठीक यस है। सर कम टाइम से ज्यादा जा रहे हैं, तो सर उसकी वजह से कोलिजन ज्यादा होंगी बस और मुझे यही इसलिए सुनना वो था, हीट होगा। मैं समझ गया, बिल्कुल सर सही, ठीक है। अब बिल्कुल सही बोला है, कोलिजन्स वर्ड बस मुझे सुनना था कि कोलिजन्स बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ गई, ठीक है ना, तो ज्यादा धक्का मिलने लग गया, और कोलिजन्स भी बढ़ गई। कोलिजन्स बढ़ने की वजह से क्या पैदा हो गई? काइनेटिक heat. एनर्जी किस, Kinetic काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई? हीट एनर्जी में, हीट एंड बेसिकली लाइट में।
तो आप ध्यान से सारे बल्ब्स को देखोगे ना, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि अच्छा वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो एंड मोमेंट कहां पे बल्ब ग्लो एक्चुअली करने लग गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 13 वोल्ट या 100 वोल्ट नहीं करना? हमें कैसे पता चलेगा कि 100 वोल्ट तक नहीं लेके जाना या 1000 वोल्ट तक नहीं लेके जाना है इसको? एनीवन? जस्ट थिंक। सर जब वो बल्ब हमको सफिशिएंट हीट और लाइट एनर्जी दे देगा तो फिर यस, गुड, वेरी नाइस आर्यन। सफिशिएंट हीट एंड लाइट मिल चुकी है, उसके बाद क्या होना शुरू हो गया? उसके बाद अगर वो मेल्ट कर गया तो, है ना, मेल्ट कर गया, इतनी हीट बढ़ गई, इतनी लाइट बढ़ गई कि उसने अपने एटम्स को इतना दूर कर दिया कि वो मेल्ट कर गया, तो हमें वहां पे रोकना है, वहां पे हमें वोल्टेज को रोकना है। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही घर में बल्ब आता है आपके शॉपकीपर के पास जो आप लेके आते हो, सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही। वैसे मैं आगे जाके मैग्नेटिज्म में बताऊंगा कि हमारे घर में कितनी आती है वोल्टेज, कितनी वोल्टेज है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। ये होती है, वैसे तो यही होती है, पर थोड़ी सी इससे बढ़ के आती है जिसका नाम होता है 230 वोल्ट, और इसका नाम होता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इतना बता दिया। अब मैं आता हूं रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो वायर है उसको मैंने, आप इस वाले साइन को इमेजिन कर सकते हो इसमें कि मैंने उसको वायर को घुमाव दे रखे हैं, थोड़े से टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है, पतला छोटा मोटा कर रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है। जब मैंने उसको फ्लेम दी, ठीक है, तो उसकी उसकी ये जो बल्ब है ये कम ग्लो कैसे कर रहा है? सर एक जब बार उसको फ्लेम, रिपीट करना। ये है कि अभी देखो, पहले मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं, मैं शुरू से, हाँ इधर सुनता हूँ बच्चे, सुनता हूँ। ये देखो मैंने ना अभी पॉज करा है, बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है और अभी फ्लेम ऑन नहीं है अभी। ठीक है, अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी, अब वो बल्ब कम ग्लो कर रहा है। ओके, तो हृदय बोलना चाहता है, और भी जो जो बोलना चाहता है वो हैंड रेस कर देना। हाँ सर हीट और रेजिस्टेंस हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो सर अगर हीट बढ़ेगी तो सर, सॉरी सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। सर ओके, अगर हीट बढ़ेगी तो सर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। एंड सर क्योंकि हमारी बैटरी इस कांस्टेंट है तो उससे 3 वोल्ट की ही आ रही है सर, इसी की वजह से हमारी जो करंट की वो है वो वेरी करेगी क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। सर जब हम ओके, हीट अप्लाई और इसको टेम्परेचर से रिलेट करना। जितांशु आप करो, एक मिनट हृदय, आपका भी सुनता हूँ। हाँ सर जब ना टेम्परेचर बढ़ता है ना वायर का, तो सर उसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा मूव करते हैं सर। जब, अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करते हैं तो फिर तो रेजिस्टेंस कम हो गया। सर ना ना मतलब ना उनको बच्चे, निकलने के लिए स्पेस कम मिलती है ना हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स आपने को। अब सही बोला, ये आपने सही बोला आपने। अब क्यों ऐसा हो रहा है? सर क्योंकि सारी उसकी स्पेस वो। थोड़ा सा और बेटर, और कोई बोलना चाहता हो? कोलिजन ज्यादा है। देशना बोलो, बोलो बोलो देशना। सर कोलिजन ज्यादा हो जाएगा ना सर। कोलिजन, अच्छा, तो मतलब जो हीट इस बल्ब को मिलनी चाहिए थी वो यहीं पर ही ट्रांसफर होने लग गई। जो हीट इस बल्ब को एंड में मिलनी चाहिए थी वो एक्चुअली क्या हो गई, यहीं पर ही मिलने लग गई उनको। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये वायर वायर हीट अप होने लग गई, बल्ब तक अभी तक पहुंची नहीं एनर्जी, बल्ब तक अभी तक एनर्जी नहीं पहुंची, और वो वहीं पर ही ग्लो होने लग गई, वहीं पर ही हीट होने लग गई, सॉरी ग्लो कह रहा हूं, हीट होने लग गई। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा या फिर टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वो दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर हो गया सबको या नहीं? यस सर हो गया। यस सर, ठीक है, हो गया। अब इसका एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ बोल सकते हैं बच्चे, टेम्परेचर कांस्टेंट पे ही ओम्स लॉ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस किस पे लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे, इसको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। रेजिस्टेंस वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, टेम्परेचर किस पे लिया हुआ है, एक्स एक्सिस। एक्सिस।
तो ध्यान से आप देखते जाओ, पहले बहुत कम रेजिस्टेंस था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। वाई एक्सिस को देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now we're moving on to the next topic, and that is factors affecting resistance. ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इस लाइन का मतलब क्या है? सर जो रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं फैक्टर्स। ओके ओके, अफेक्टिंग मतलब ज्यादा या कम ना? यस सर। ज्यादा जैसे या मटेरियल हो गया dependent हो। सर, तो मटेरियल हो गया ना, जैसे कि कौन ज्यादा रेजिस्ट करते हैं और कौन कम गुड, रेजिस्ट वेरी नाइस। तो मैंने 4 फैक्टर्स लिखे हैं, पहले फैक्टर को समझते हैं। तो लेंथ अगर कम हो जाए, कम, तो रेजिस्टेंस कम कैसे है? सर अगर आपने पूरी एक पाइप को एज ए रेजिस्टर लिया, अगर आप उसको हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी तो हाफ ही हो जाएगी। सर मैं उसका रीजन, हाँ वो उसका रीजन फटाफट निकल गए। सर उसमें ज्यादा अभी आप उसको बोलो, time इधर कम- वेट, सबकी बारी आएगी। यस सर। ओके, वेट करना, सबकी बारी आएगी बच्चे। हैंड रेस करके रख लो जिसको इसको बोलना चाहता है। जो अविरल से स्टार्ट कर रहे हैं पहले, अविरल, हृदय आप भी हैंड रेस कर लो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते, बोलो। यस सर सर। वो जल्दी निकल गए। वो जल्दी निकल गए मतलब, अच्छा जल्दी निकल गए, ठीक है बच्चे। आप क्या बोल रहे थे हृदय? सर यही बोलना था कि सर डिस्टेंस कम लगेगा और टाइम डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गए, गुड, वेरी नाइस। और इसमें थोड़ा लेंथ वाइज उनको थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में, है ना? यस सर। तो लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। गुड, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। नाउ और बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? ये कनिष्का एंड कार्तिक, इतना मुश्किल लग रहा है या इजी लग रहा है? इजी नहीं है चैप्टर? जितांशु क्या बोलते हो, चैप्टर इजी नहीं लग रहा? यस सर, इजी है। अच्छा ठीक है। अब एक बार याद करो हृदय, आपने ना एक सीडी स्टैक का एग्जांपल दिया था, यस सर। है ना? अब आप उसके थ्रू मुझे ये समझाओगे। सर मैं बताऊं? अथर्व वेट एक मिनट, उसमें आप अपना थर्ड बताना। अथर्व के लिए थर्ड कर देते हैं। गुड, अथर्व को बोलना है, वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा। तो पहले हृदय ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था उस दिन, तो आज हृदय से स्टार्ट करते हैं। यस ओके सर। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर हमको पता है किसी भी एक वायर का, मतलब एक सीडीज के अगर हम स्टैक को ले ले तो एक सीडी का एरिया सर, फेस एरिया, उसको हम क्रॉस तो मैं सेक्शनल इसमें से एरिया बोल देंगे। अच्छा ठीक है, मतलब मान लो मैंने इसमें से एक सीडी निकाल ली, तो ये सारा एरिया। यस सर। तो वैसे ही इसमें से मैंने ये निकाल लिया, ये वाला, ठीक है बच्चे, ये निकाल लिया, ठीक है। तो वो क्रॉस सेक्शन ले। यस सर। अब इसमें से अगर हम इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया बहुत बड़ा है। यस, तो इसके फेस अंदर एरिया जितना हो गया, तो सर इससे जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से निकलेंगे सर, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया है तो उनकी कोलिजन्स कम होगी और उनके पास जाने की जगह ज्यादा होगी। जाने की जगह ज्यादा होगी, जगह ज्यादा है, ठीक है, सिंपल हिंदी में लिख देता हूँ, जगह ज्यादा है, सर ठीक अब है। हम एक ऐसे कॉइन का भी स्टैक ले सकते हैं। वेरी नाइस, सर गुड। कॉइन का स्टैक हमको पता है, कॉइन का साइज छोटा होता है सीडी के कंपैरिजन में सर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो गया फेस एरिया। एंड सर अगर हम उसके थ्रू देखें तो उसका एरिया क्योंकि उससे बहुत कम है कंपैरिजन में, तो इसलिए उसके ऊपर मतलब ज्यादा कोलिजन्स होगी जाते वक्त। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यस सर। ओके। और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बह गए तो अपोज ही नहीं कर रहा कोई, यानी कोई अपोज ही नहीं कर रहा, कोई रोक ही नहीं रहा बट उनको। सर, हाँ बट ये मटेरियल तो ज्यादा थिक नहीं है नॉर्मल उससे। हाँ, वही तो डायमीटर। अच्छा सर, मतलब जगह ज्यादा मिल गई फिर। हाँ गुड, डायमीटर से बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। डायमीटर का मतलब ये हो गया कि जितना ए से लेकर बी तक का रास्ता है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो बड़ी जल्दी जल्दी निकलेंगे, और यहाँ से निकलेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। वो ये ना, हाईवे समझ लो और नॉर्मल रोड समझ लो, हाईवे और रोड समझ, जैम वाला हम ट्रैफिक जैम वाली कंडीशन। यस, अब आप मटेरियल का बताओ बच्चे। हाँ विरल, कुछ पूछना है आपने? सर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब विड्थ हो गई ना, मतलब डायमीटर हो गया। डायमीटर हो गया, यस। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एरिया तो देखो वो होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसको आप पाई इतना कम है उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए आप आर ले सकते हो उसको, मतलब डायमीटर में कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ओके सर। मान लो ऐसे एरिया आ गया 3.14 मीटर स्क्वायर, और आपका डायमीटर था सपोज 1 सेंटीमीटर,
तो ऑलमोस्ट एरिया ऐसे ही आ जाएगा, कहने का मतलब ये। तो वो डिजिट, सर हाँ तो डायमीटर तो 2 सेंटीमीटर का होगा ना सर? हाँ डायमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस 1 हो गया। ठीक है, तो ये इतना है कि आसपास ही आ रहे हैं आंसर, अगर मैं ऐसा कुछ कोई डायमीटर ले लूं। ठीक है, बट इतना अभी हम मैथ्स करेंगे इसकी, अभी फिजिक्स चल रही है। ओके, नाउ अथर्व आपकी बारी है मटेरियल की। सर मटेरियल में से फर्क है ना कॉपर और आयरन की, सर हमें केमिस्ट्री में भी बताया था कि बोलो बोलो बच्चे, बोलते रहो। सर आयरन ज्यादा उसकी होती है ना। अच्छा, आयरन की क्या ज्यादा होती है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ड रेजिस्टिविटी, सॉरी सॉरी, आपने सही बोला था पहले, सॉरी आपने पहले सही बोला था, वही बोलो पहले, क्योंकि मैंने रेजिस्टिविटी वर्ड अभी स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ बोलो, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो इस बात का मतलब क्या है? कि सर वो आयरन बेटर मटेरियल है और कॉपर का मटेरियल आयरन हाँ जितना नहीं। दोबारा बोलना, दोबारा। अथर्व सही बोल रहे थे पहले, आप पहले सही बोल रहे थे, रेजिस्टेंस आयरन की ज्यादा है मतलब। तो सर कॉपर की कम है वो। तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से किसमें फ्री है? फ्री टू मूव। कॉपर में। हाँ तो बेटर, बेटर क्या हो गया? तो सर कॉपर आयरन हाँ, बेटर। अरे अरे, आयरन की बेटर मेरे बच्चे। अच्छा सॉरी अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में पूछ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में। सर फिर तो कॉपर बेटर हो। ठीक है, तो कल ना एक और स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो किसी के माइंड में आ रहा हो कि आयरन जो है, जो आयरन है और जो कॉपर है, ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है? आयरन। आयरन है। और मैं कह रहा हूं कि बेटर, बेटर कौन सा है? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने अपने छोड़ रहा है, मतलब वो क्या है? कॉपर। इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन कर रहा है? अब यहां पे ध्यान से देखना। तो मैंने कल ये बोला था कि मैंने ये ना 4 इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स लिखे, 2 लिखे अभी तो, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर मैंने लिखा फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस कंडीशन से देखो, क्या कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा या फिर आयरन, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग? कॉपर। माय गॉड, कैसे कैसे मेरे बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन ऊपर है, तो कॉपर आयरन नीचे है। करेगा। हाँ, आयरन आयरन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं आया समझ? मतलब आयरन की आयन जल्दी बन जाएगी एज कंपेयर टू कॉपर आयन, है ना? लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा कि कॉपर गुड कंडक्टर है, वो अपने जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो वो जो आपको लैंग्वेज है ना, उसी बात को आपको समझना है कि वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो क्या है? फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, कॉपर के एटम्स को इतना धक्का दे रहे हैं कि वो खुद उसकी जगह पे आ रहे हैं और इसको आगे भेज देते हैं। तो कॉपर कभी भी लूज ही नहीं कर रहा, कॉपर कभी भी लूज नहीं कर रहा, ना कभी आयरन लूज कर रहा है। इट्स जस्ट कि किसमें जल्दी फ्लो हो रहे हैं। सर इसे ना हम डेंसिटी से कह सकते हैं ना? डेंसिटी से कह सकते हो, करेक्ट, डेंसिटी से कह सकते हो। देखो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, क्या कि हमें सिर्फ किन बातों को अवॉइड करना है? केमिस्ट्री की सारी बातों को अवॉइड करना है फिजिक्स का काम करते हुए, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 लैंग्वेज चलती हैं। क्या क्या? एक तो शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग। इन सबके आगे लिखना वही है मुझे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फिजिक्स में वही लैंग्वेज क्या चलेगी? फ्लोइंग, बहना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बह गए, जैसे आप समझ लो कि आपने ना कंटेन उसमें क्या किया, बहुत सारे स्टार्स ले लिए, बहुत सारे स्टार्स को एक पाइप में डाल दिया और उनको फ्लो कर दिया जैसे। ठीक है, अब स्टार्स इतने सारे हैं, वैसे ही सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टार्स को छोड़ दो, अब समझने के लिए बताया बस जैसे। ठीक है, तो आपने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें बह गए। ठीक है, अब कौन जल्दी उसको कंडक्ट कर देता है, कौन जल्दी जल्दी अपना कर देता है, ये वो क्या है? कॉपर। समझ आ गया? तो याद रखना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक वर्ड आ गया साथ साथ, क्या? अच्छा सर अगर वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा तो वो इंसुलेटर में ही बन जाएगा ना? हाँ, अगर वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा
तो वो तो फिर इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएगा, पर यहाँ पे तो गुड NCERT कंडक्टर। में भी दिया हुआ था सर इससे। यस। अब टेम्परेचर से क्या होगा, अभी पीछे किया था, टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या राइज होंगी, कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होंगी, कोलिजन ज्यादा होंगी तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्लाइड समझ आ गई? यस यस सर। तो यहां से अब हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो ओम्स ने निकाल लिया था, उसको ध्यान से देखना। R इज इक्वल्स टू क्या, रो L बाय A। तो इससे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एरिया के, मतलब इनवर्सली हो जाता है, इनवर्सली। और फिर ये फैक्टर आ जाता है एक, उसका नाम क्या होता है, एक ये फैक्टर आ जाता है। Resistivity. अभी देखते हैं कि ये है ऐसा कैसे है। तो किसी को पता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या होता है? पाई। पाई। और अगर मैं कोई और सर्कल लूं, बड़ा सर्कल, उसको उसके डायमीटर से डिवाइड करूं, पाई। सो पाई इज अ कांस्टेंट। ओके। वैसे ही अगर मैं किसी वायर का रेजिस्टेंस लूं जो कि घट बढ़ सकता है, उसका एरिया लूं और उसको लेंथ से डिवाइड करूं, ये तीनों वेरिएबल्स हैं। तीनों क्या है ये, तीनों क्या है ये, वेरिएबल। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा तो आंसर हमेशा एक ही आता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, रो। अब आपको रेजिस्टिविटी समझ आई या नहीं? नहीं आई अभी, है ना? यस सर। अब ध्यान से सुन, कांस्टेंट है। हाँ अब देखो ध्यान से। लेकिन अगर मैं वही चीज सेम सब कुछ कॉपर की जगह आयरन में करूं, कॉपर की जगह आयरन में करूं, तो उसका अपना रो आएगा। यानी कॉपर का रो मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी वायर के किसी भी पॉइंट पे सेम है, लेकिन वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है आयरन की रेजिस्टिविटी के। आयरन की रेजिस्टिविटी अब आयरन की रॉड में कहीं पर भी सेम है, लेकिन सबकी आपस में कॉपर और आयरन की अलग अलग है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी ली, और उससे समझ बहुत जल्दी आएगा आपको, ध्यान से देखना। यहां देखो एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस टेबल, क्योंकि उसी का न्यूमेरिकल करना है आज आपको, ठीक है। तो आर्यन कोई कुछ सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, कंडक्टर जो अच्छा लग रहा हो। बहुत सारे कंडक्टर्स हैं यहाँ पे आपके Sir, पास। मरकरी और सिल्वर। नहीं, एक बस कोई एक ले लो अभी। सर मरकरी। मरकरी अच्छा लग रहा है, उसका सिंबल तो बता दो। सर Mg। 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 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया। सर Hg। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? 94.0 into 10⁻⁸ आगे क्या लगा दूं, आगे क्या लगा दूं? ओम ठीक है। और ये क्लियर हो गया आपको। अब मैंने देखो क्या किया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या ये आप थर्मामीटर में यूज होता है? Yes. है ना, मरकरी थर्मामीटर में यूज होता है ना। तो जब वो राइज करता है आर्यन, तब उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, और जब वो फॉल करता है। ऐसे नहीं कहते कि आज मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे कोविड में हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है ना। तो उस टेम्परेचर वर्ड को मत सोचो। मरकरी जब ऊपर राइज करेगा और जब मरकरी फॉल करेगा, तो दोनों में उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? नहीं, एनीबडी एल्स जो समझ गया हो? चाहत, हाँ हृदय आप बोलो। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी। ओके, यानी सिमिलरली यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं कॉपर के साथ करता, कॉपर के साथ मैंने किया, कॉपर का आपको एक क्वेश्चन याद होगा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास में कराया था कि कॉपर रॉड इज ड्रॉन इनटू अ कॉपर वायर, ठीक है। तो कॉपर की रॉड की क्या रेजिस्टिविटी रही होगी? कॉपर रॉड की क्या, 1.62 into 10 की पावर यही रही होगी। और कॉपर वायर की, कॉपर वायर की सेम
Same. सेम। यानी इसका मतलब आपने कॉपर की रॉड की लेंथ छोटी कर रखी थी और एरिया बड़ा कर रखा था, याद है? या दिखाऊं एक बार? ये वाला Yes, क्वेश्चन sir. आपको सबको याद होगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखना, ये वाला क्वेश्चन सबको याद है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद है. है ना? तो मैंने क्या किया था, इसमें कॉपर की लेंथ कम थी, लेंथ कम थी, देखो यहाँ पे, है ना? और इसका डायमीटर ज्यादा था, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहा होगा। Yes, sir. अब उसको मैंने कन्वर्ट करके किसमें बनाया था? Wire Wire में. वायर में। वायर की क्या बड़ी हो गई थी? length Length. ज्यादा हो गई, लेकिन उसकी area कम। जो उसकी एरिया कम हो गया होगा, रेडियस कम हो गया होगा, लेकिन Yeah. रेजिस्टिविटी क्या रही? Same. Resistive ज्यादा सेम रही, ठीक है ना? रेजिस्टिविटी वही रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है? ऐसे ही सिल्वर की ले लो, यानी सबकी आपस में अलग अलग होंगी, लेकिन उनको चाहे आप छोटा करो बड़ा करो, वो रेजिस्टिविटी सेम हो रही। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, याद रखना। और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? याद से देख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां तक आया समझ? स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। ये सारे क्या हैं? अपने अपने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, लेकिन उसका नाम क्या दे दिया? सिर्फ चेंज करने के लिए, कंटेंट बढ़ाने के लिए, resistivity। रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टिविटी होती है वैसी नाम दे दिया, क्या? रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको स्टैट्स का क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बन सकता है? अभी बीच में डिस्कस किया था ना एक दिन, क्या क्वेश्चन बन जाएगा इसका Median. स्टैट? हाँ, मीडियन। कि 50% जो कंडक्टर्स हैं, मतलब जो भी इनका मीडियन आएगा, निकाल सकते हो ना सब इसका, या नहीं? Yes, sir. निकल जाए. Yes, sir। ठीक है, या फिर मीन निकाल लेना। मीडियन नहीं, मीडियन नहीं, मीन बेटर, मीन बेटर है, क्योंकि मीन सर बेटर। वो नहीं दी हुई ना क्लास इंटरवल्स उसके ऊपर. हाँ बिल्कुल सही। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है वैसे? सब एक एक बारी है ना? Yes, sir. अरे सारी वायर्स एक एक बारी तो लोगे, 10-10 वायर नहीं लोगे ना, सारी वायर्स एक एक बार है। तो आपका जो एक्स आई हो गया वो ये हो गया, और एफ आई ये हो गया, तो फिर क्या निकाल लोगे आप इसका? FI FI भी सेम होगा। है ना? तो जो भी उसका आंसर आएगा, जो भी उसका आंसर आएगा, हाँ, वो भी सेम ही आ जाएगा। तो सबको ऐड करके जब आप डिवाइड करोगे, कितने हैं ये टोटल? 9 है, सारा आंसर बन नहीं अच्छा नहीं है ना? मतलब मेरे को लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया या नहीं कॉन्सेप्ट? यस सर हो गया। Yes, sir. ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, ये वाला सब क्वेश्चन कर लो जो मैं अभी कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, और पहले आप आंसर निकाल लो, फिर मैं टेबल दिखाऊंगा। और अभी आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं साथ साथ, मेरे को छोटा सा एक काम है। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर 3:30 पे मैथ्स की क्लास स्टार्ट होएगी। तो आप, हाँ, तो आप सब ये क्वेश्चन निकाल लो। सर आंसर फिर आप मैथ्स वाली क्लास में डिस्कस करो. अब नहीं नहीं, अभी कर रहा हूँ बस 5 मिनट में, वो 3:30 स्टार्ट होएगी। अभी अभी तो 3:20 हुए हैं ना, 5 मिनट का ब्रेक है, आप पहले आंसर निकाल लो। मेरे को बस 5 मिनट का काम है, जब तक मैं अभी बस म्यूट पे कर रहा हूँ।
ओके कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन, कोई बता रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा अथर बिल्कुल। सर पहले हम वो एरिया निकाल लेंगे सर। ओके तो फॉर्मूला तो ये लगा दिया। यस सर। सर एरिया आंसर तो वही आना है, आंसर तो वही आना है जो टेबल में दे रखा है, बस हमें ये नहीं पता कि कौन सी, 1.86 करके आ रहा है क्या? अभी चेक कराता हूँ, ये नहीं पता कि कौन सा मेटल है। मेटल है तो मतलब कंडक्टर तो पक्का होगा, ठीक है। अभी चेक कराता हूँ। तो 26 इज इक्वल्स टू, इसको x ले लिया रेजिस्टिविटी को, लेंथ कितनी है बच्चे 1, 1 यस सर। और मिलीमीटर जैसे 1 मिली एम्पेयर अगर आपको याद हो तो वो कितना होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर, तो 1 मिलीमीटर कितना हो गया 10 की पावर -3 मीटर। और ये तो डायमीटर है, तो हमने डायमीटर को क्या ले लिया, रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस हो गया पाई आर स्क्वायर एक्स, तो आर कितना हो गया 0.3/2 इंटू 0.3/2 आर स्क्वायर है ना, इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गया मैं, तो 26 इंटू पाई इंटू 0.3/2 इंटू 0.3/2 इंटू 10 की पावर -6। इज इट क्लियर टिल हियर? यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया इसमें 0.3 का डेसिमल हटाया, तो 10 की पावर 1 10 की पावर 1 वापस ऊपर आके क्या बन गया वो, तो 2 ऐड कर देंगे तो -8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो 26 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -8। अब हम पाई को अब और नीचे 2 2 भी हैं, तो ये 13 हो गया, और अगर मैं पाई को 22/7 रखता हूं तो ये भी 11 हो गया। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, सिर्फ बेसिकली क्या फाइंड करना है? सर आ तो गया सर आंसर। हाँ 13 इंटू 11 इंटू 9 अपॉन 7 कितना आ रहा है, ये थोड़ा सा बताना मुझे कितना आ रहा है आंसर ये वाला सॉल्व करके। 183 करके आ रहा है सर। 183 आ रहा है या 1.83 या क्या आ रहा है? 183 -8 को अगर हम -6 कर देंगे तो अभी फिर कर देता हूँ, 1.83 बस सर। मुझे 183 पॉइंट समथिंग बता दो क्या आ रहा है। 183 पॉइंट 183.857 857 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, यही आ रही है ना अभी रेजिस्टिविटी, अभी रेजिस्टिविटी यही आ रही है ना। अब हम इसको टेबल से मैच करते हैं और बिल्कुल सेम लाने की कोशिश करते हैं। तो टेबल ये थी आपके सामने, तो यहां पे देखो ध्यान से, सिर्फ एक ही वायर है, सिर्फ 2 ही वायर है, नहीं बल्कि सिर्फ एक ही है, मैग्नीज, जिसका आंसर 10 की पावर किसमें है 6 -6 में, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 183.85 या 58 जो भी आ रहा है इंटू 10 की पावर -8। तो सबसे ज्यादा मैच ये इससे हो रही है, लेकिन हमें इसके 2 जीरोस पीछे करने पड़ेंगे ताकि ये 10 की पावर क्या हो जाए -6। आया समझ क्वेश्चन? बट सर आंसर तो पूरा प्रॉपर 1.84 तो आया नहीं, तो अच्छा 1.84 ही तो है वो, ये देखो ना 1.8358। अब फिजिक्स और मैथ्स में यही अच्छी बात है कि अप्रॉक्स हो जाता है समझने के लिए। तो 358 ऑलमोस्ट 400 के पास है ना, 358 आया समझ या नहीं? मतलब 300 के पास नहीं है वो, 400 के पास ज्यादा है। तो सर फिर हम फाइनल आंसर 1.84 मतलब आपने बाय चांस स्कूल में ये वो सॉरी स्कूल के पेपर में या बोर्ड के पेपर में ये लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबका लिखना होगा उसके साइड में। हाँ सबका जो होमवर्क है वो देख लो, और फिर बस 2 मिनट बाद सर ये 7:30 वाली क्लास है? हाँ वो खत्म हुई है बस। उसमें मैंने ये सर उसमें कौन सी साइंस की क्लास है? ये बच्चे जो कल 7:30 to 8:30 हुई थी, ओके सर। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर रहा हूँ,
इसलिए ना सब एक बार जो भी मैथ्स वो कर रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स के लिए अभी ज्वाइन किया है, प्लीज अभी 2 मिनट बाद रीज्वाइन कर लेना, 2 मिनट बाद, ठीक है। और ये होमवर्क है सबका, ये सब बच्चों का होमवर्क है। और सब स्टूडेंट्स 2 मिनट बाद मैथ्स की क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग होएगी, इसलिए मुझे इसको स्टॉप करना है, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चे, ओके।